कहते हैं कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जी हां, आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो खुद दृष्टिहीन होकर भी दूसरे दृष्टिहीन के लिए एक ऐसा टेक्निक बनाया जो उन लोगों की अंधेरे जीवन में भी रोशनी ला सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीलांजन दत्ता और आज सुनवाई करेंगे दृष्टिहीन लोगों का मसीहा लुई ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल एक फ्रांसीसी शिक्षक और आविष्कारक थे जिन्होंने नेत्रहीनों के उपयोग के लिए ब्रेल नाम का मुद्रण और लेखन की एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसकी वजह से आज भी नेत्रहीन लोगों को नया जीवन मिलता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का लेदर बिजनेस था। पिता से बेहद प्यार था। बचपन से ही उसे अपने पिता के बिजनेस में रुचि थी और अपना ज्यादातर समय वो दुकान में ही बिताया करते थे। लुई बहुत ही इंक्विजिटिव नेचर के थे। बचपन से ही उनके पिता के काम में लगने वाली हर तरह के चीजों से उनके खेलने में काम आते थे। उनको मशीन्स और गैजेट्स में काफी रुचि थी। एक दिन ब्रेल अपने पिता की अनुपस्थिति में उनके मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स को परख रहे थे। लुई ने चमड़े के एक टुकड़े में एक नुकीले यंत्र से छेद करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो औजार उनके हाथ से अचानक उछलकर ब्रेल की आंखों में जा लगा और इसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि संक्रमण उसकी दूसरी आंख में भी फैल गया। 5 साल की उम्र में लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। एक 5 साल का बच्चा ब्रेल खुद नहीं समझ सकता था कि उसके आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा गया है। वो अक्सर अपने पिता से पूछता था कि पापा, मेरे आंखों में क्या हुआ? दुखी पिता ब्रेल को यह बोल के दिलासा देते थे कि कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जरा सोच के देखिए, ऐसी स्थिति अगर किसी बच्चे के साथ होता है तो उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन होशियार ब्रेल को जब यह समझ में आया, उस वक्त से उसने अपने जैसे अन्य लोगों की मदद करने के लिए वचनबद्ध हुआ। उस वक्त नेत्रहीन लोगों के लिए कोई सहायता प्रणाली नहीं थी। न तो कोई एनजीओ था, न कोई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, न तो कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर था। विजुअली इंपेयर्ड लोगों की आमदनी के लिए भीख भी मांगना पड़ता था या लोगों के घर में काम करना पड़ता था। लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि ब्रेल अपनी पढ़ाई जारी रखे और उनका भविष्य बेहतर हो। वो अपनी शिक्षा के लिए स्थानीय गांव गए, जहां उन्हें एक चर्च के पादरी पढ़ाया करते थे। ब्रेल को पढ़ाई के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पादरी ने सुझाव दिया कि बेहतर भविष्य के लिए नेत्रहीनों के स्कूल में ब्रेल को एडमिशन करवाया जाए। 1819 में उन्हें पेरिस के एकमात्र नेत्रहीन स्कूल उसमें एडमिशन लेने के लिए भेजा गया था, जिसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड फॉर यूथ कहा जाता है। कुछ ही दिनों में ब्रेल वहां सेलो और पियानो में भी बजाना सीखा। उस स्कूल में सभी छात्रों को वे सिस्टम द्वारा पढ़ाया जाता था, जो कि वेलेंटल हुई द्वारा विकसित किया गया एक पठन प्रणाली था। लेकिन जो बुक्स वहां पर अवेलेबल थे उसमें जानकारी काफी सीमित थी
और ब्रेल जैसे छात्रों के लिए राइटिंग सीखना डिफिकल्ट होता जा रहा था और जो बुक्स अवेलेबल थे वो बहुत ही भारी थी और पढ़ने में काफी समय लगता था। 1821 में ब्रेल को एक इंस्पिरेशन मिला। उस वक्त एक फ्रांसीसी सैनिक चार्ल्स बार्बियर ने ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और नेत्रहीनों के लिए एक नई पद्धति की शुरुआत की जिसे उन्होंने नाइट राइटिंग कहते थे। इसमें 12 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता था जो डिफरेंट साउंड्स का डिस्क्राइब करने के लिए एक के साथ एक को जुड़े हुए थे। इससे क्या होता था, सोल्जर्स जब जंगलों में जाते थे तो इससे एक सैनिक दूसरे सैनिक को सिग्नल दिया करते थे। बार्बियर ने सोचा कि वह इस पद्धति से नेत्रहीन छात्रों की मदद कर सकता है। उनके लिए चार्ल्स बार्बियर ने एक ऐसा उदाहरण बना जिनको देख के ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए एक क्रांति लाने की सोची, लेकिन वास्तव में सैनिकों को भी इसका उपयोग करना बहुत ही मुश्किल था, तो भला बच्चे उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। रॉयल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने नाइट राइटिंग का उपयोग करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनके लिए भी इस पद्धति का पालन करना मुश्किल बन गया था। हालांकि ब्रेल ने बार्बियर के आविष्कार में रुचि ली और इस प्रणाली को अपने दम पर सीखने की कोशिश की। कहते हैं कि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। ब्रेल उनके इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने इसमें मैथमेटिकल और कुछ म्यूजिकल कोड भी जोड़े और अंत में उन्होंने एक नया कोड बनाया जो पढ़ने और लिखने में बार्बियर के सिस्टम से काफी आसान और ज्यादा डेवलप्ड था। ब्रेल ने अपने स्कूल के निर्देशक के पास जाकर उन्हें अपनी नई प्रणाली दिखाई जो नेत्रहीन छात्रों की मदद कर सकती थी। 1829 में ब्रेल ने द मेथड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, म्यूजिक एंड प्लेइंग सॉन्ग बाय मीन्स ऑफ डॉट्स यानी बिंदुओं द्वारा शब्दों, संगीत और संगीत लिखने की विधि प्रकाशित की, जिसका उपयोग नेत्रहीनों द्वारा बहुल मात्रा में इस्तेमाल होने जा लगा, जो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा में एक क्रांति ला दी। ब्रेल लिपि के आविष्कार के बाद विश्व भर में दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी बहुत हद तक आसान हो गई। लोगों को ब्रेल प्रणाली की प्रभावशीलता बेहद पसंद आई। इसका फायदा यह था कि नेत्रहीन लोग डॉट्स की मदद से एक साधारण टूल का उपयोग करके लिख भी सकते थे। इससे उन्हें सीखने और ज्ञान इकट्ठा करने में मदद मिली। इसके बाद ब्रेल उनके स्कूल में शिक्षक बने और उन्होंने छात्रों को ज्योमेट्री, अलजेब्रा और हिस्ट्री भी पढ़ाया। छात्र उन्हें एक शिक्षक के रूप में प्यार करते थे और ज्यादा से ज्यादा छात्र उनके साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे। उन्होंने संगीत के लिए भी एक कोड बनाया। कोड की मदद से बच्चों ने संगीत पढ़ना और लिखना भी सीखा। ब्रेल ने डेका पॉइंट या रैफिग्राफी का भी आविष्कार किया, जो नेत्रहीनों के लिए एक लैंग्वेज राइटिंग सिस्टम या भाषा लेखन प्रणाली थी, जिसे देखने वाले भी पढ़ सकते थे। उन्होंने टाइपराइटिंग मशीन का आविष्कार करने की कोशिश की, जो रैफिग्राफी का भी एक एडवांस्ड वर्जन हो सकता था। लेकिन ब्रेल अपने सिस्टम की विश्वव्यापी लोकप्रियता और समाज में उनके महान योगदान को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। वह अपने जीवन के अधिकांश समय खराब स्वास्थ्य और बुरे तबीयत से पीड़ित थे। कहा जाता है कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस था, लेकिन दुख की बात यह है
कि उस समय इस बीमारी के इलाज के लिए प्रभावी मेडिसिन उपलब्ध नहीं थे। 1852 में 43 इयर्स की आयु में उनका निधन हो गया। उनके जीवन काल में जो सम्मान नहीं मिल सका वो उनके मरणोपरांत मिला। उनकी मृत्यु के बाद ब्रेल सिस्टम की लोकप्रियता ने फ्रांसीसी सरकार को अधिक आकर्षित किया। सरकार ने नेत्रहीन लोगों के पढ़ने के लिए और लिखने के लिए ब्रेल की डॉट अल्फाबेट को ऑफिशियल मेथड बना दिया, जिसका नाम इसके आविष्कारक के नाम पर ब्रेल रखा गया। 1990 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से ब्रेल प्रणाली को विश्व की हर एक ज्ञात भाषा के लिए अनुकूलित किया गया। 1952 में लुई ब्रेल की कब्र को पेरिस ले जाया गया और उन्हें पैंथियन में राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान से दोबारा दफनाया गया, जहां प्रख्यात फ्रांसीसी प्राप्तकर्ताओं को दफनाया जाता था। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना तो सीख लो। तो ये थी लुई ब्रेल की अमर कहानी। अगली बार मिलेंगे किसी दूसरे महान व्यक्ति के जीवन गाथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।